हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है इम्परेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन का अध्ययन करेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस का जो है अनुवाद कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इम्परेटिव सेंटेंस का कैसे ट्रांसलेशन होता है, इसको जो है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस, देखिए बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य, ठीक है, या कभी कभी इसको जो है आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक वाक्य भी बोला जाता है। आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक, ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस को समझने के लिए मैं पहले कुछ एग्जांपल्स नोट कर देना चाह रहा हूं, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए पहला एग्जांपल है घर जाओ, दूसरा है धूप में मत खेलो, तीसरा एग्जांपल है कृपया मुझे एक कप चाय दे दीजिए। और स्टूडेंट्स चौथा सेंटेंस है मुझे जाने दो, ठीक है। पांचवा सेंटेंस है इम्परेटिव का आओ या आइए, ठीक है, घर चलें। देखिए स्टूडेंट्स, आओ और आइए की जगह पे कभी कभी आप देखेंगे यहां आएगा चलो या चलिए। तो इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं स्टूडेंट्स आप सभी को इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला एग्जाम्पल है घर जाओ। देखिए घर जाओ में देखिए यहाँ जो कार्य हो रहा है स्टूडेंट्स वो जाने का हो रहा है, और जो ये घर है स्टूडेंट्स वो है ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए आप क्या देख रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इम्परेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। अगर सब्जेक्ट होता भी है तो वो आपको लिखा नहीं मिलेगा, वो तुम के रूप में या आपके रूप में छुपा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ घर जाओ, तो हम लोग कह सकते हैं कि तुम घर जाओ या आप घर जाओ, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस की सबसे खास बात यही है स्टूडेंट्स कि इसमें जो है सब्जेक्ट तुम या आपके रूप में छुपा रहता है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब भी कोई इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य होता है तो उस इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य के अंत में आप देखेंगे कि ए की मात्रा, ठीक है, जो इस टाइप का होता है, और ओ की मात्रा ये आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, है ना। ये दोनों इसके पहचान है। और सबसे बड़ी पहचान क्या है इसकी, जो है वो सेंस होता है, भाव होता है। जैसे अभी हम लोग बात करें घर जाओ, तो इसमें स्टूडेंट्स आदेश का भाव है, ठीक है, आदेश का भाव है। आदेश का ही नाम होता है दूसरा आज्ञा, ठीक है। तो आदेश और आज्ञा दोनों एक ही चीज होती है। दूसरे वाले सेंटेंस में जैसे लिखा हुआ है स्टूडेंट, दूसरा वाला सेंटेंस धूप में मत खेलो, धूप में मत खेलो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर हम यहाँ बात करें तो काम जो हो रहा है वो खेलने का हो रहा है, और बीच में आप देख रहे हैं मत आया हुआ है। मत की जगह पे कभी कभी यहाँ स्टूडेंट्स ना भी जो है लिखा मिलेगा आपको, और ये जो धूप में है ये आपका ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड है। देखिए अगर हम यहाँ बोले मतलब सेंस निकालें, समझें धूप में मत खेलो, तो यहाँ जो भाव है वो है सलाह का, ठीक है। और सलाह को अगर हम कहें दूसरे शब्द में तो सलाह का हम जो है परामर्श भी लिख सकते हैं, परामर्श, ठीक है। तीसरे वाले सेंटेंस में देखिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ कृपया मुझे एक कप चाय दे दीजिए। देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई भी किसी से कुछ मांगता है,
ठीक है। तो वो जो होता है वो विनती का भाव होता है। तो इसमें है स्टूडेंट्स विनती का भाव। किसका भाव है? विनती का। और विनती का ही दूसरा नाम होता है निवेदन। क्या नाम होता है? निवेदन। ठीक है। चौथे वाले सेंटेंस में देखिए मैंने लिखा हुआ है मुझे जाने दो। देखिए मुझे जाने दो कि अगर हम लोग बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें भी विनती का ही भाव है। किसका भाव है? विनती का भाव है। ठीक है। विनती मैंने बताया कि विनती को आप निवेदन भी कह सकते हैं। ठीक है। चाहे आप विनती बोलें या निवेदन बोलें। और देखिए ये पांचवा सेंटेंस है आओ या आइए घर चलें या चलो घर चलें या चलिए घर चलें। देखिए जब कोई भी इंसान इस तरह का वाक्य बोलता है और जिसको बोलता है वो खुद, ठीक है, जिसको बोलता है वो खुद उस कार्य में शामिल हो जाता है, जो बोलता है वो खुद उस कार्य में शामिल हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि दोनों लोग कार्य को करते हैं। तो वहां पर जो स्टूडेंट्स भाव निकल के आता है वो भाव निकल के आता है सुझाव का। ठीक है, सुझाव का, या इसका नाम एक और है प्रस्ताव का। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ऐसा सेंटेंस स्टूडेंट्स जिसमें आदेश, आज्ञा, सलाह, परामर्श, विनती, निवेदन, सुझाव और प्रस्ताव का भाव होता है, उस सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यही इंपरेटिव सेंटेंस की परिभाषा है। फिर से देखिए एक बार परिभाषा मैं आपको बता दे रहा हूं। ऐसा सेंटेंस जिसमें आदेश, कामा आज्ञा, सलाह, कामा परामर्श, ठीक है, विनती, कामा निवेदन, सुझाव और प्रस्ताव का भाव होता है, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूंगा। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके लास्ट में जो है आप ओ की मात्रा या ए की मात्रा जरूर देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स एक और नई बात है इसमें, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि जब भी आप इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें अभी कार्य हुआ नहीं होता है। ठीक है, कार्य या तो चल रहा होता है या तो भविष्य में कार्य के होने की संभावना होती है। मैं ऐसा क्यों आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि कभी कभी जो है कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस को वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलने लगते हैं, क्योंकि कभी कभी वहां पर भी जो है ओ या ए की मात्रा जो है हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, मैं थोड़ा सा दोनों में अंतर बता दे रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स जैसे यहाँ देखिए दीजिए आया हुआ, ए आया हुआ है। अभी एक और सेंटेंस मैं लिख रहा हूं जिसमें ए की मात्रा आएगी आपको, लेकिन वो जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। जैसे देखिए स्टूडेंट्स वह घर गए। देखिए इसमें भी ए आया है कि नहीं आया स्टूडेंट्स? आया है ना, बिल्कुल आया है। और यहाँ देख रहे हैं ये यहाँ पर भी ए आया है, लेकिन इसको पढ़िए। देखिए कृपया मुझे एक कप चाय दे दीजिए, और यहाँ देखिए लिखा वह घर गए। देखिए इसको जब आप पढ़ रहे हैं कृपया मुझे एक कप चाय दे दीजिए, तो इसमें भी काम हुआ नहीं है। चाय उसको कहाँ दिया गया? चाय तो उसने डिमांड की है, मांगी है। लेकिन ये देखिए वह घर गए, इसमें काम हुआ है कि नहीं? वो इसमें काम हो चुका है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें काम हो चुका है स्टूडेंट्स। तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं है, ये इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस जो मैंने बोर्ड्स पे नोट करके लिखे हैं, इनका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे किया जाता है उसको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होता है, उसको जो है ट्रांसलेट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको और एक चीज बता दूं। देखिए मैं स्टूडेंट्स यहाँ जो मैंने भाव लिखे हुए हैं, आदेश, आज्ञा, सलाह, परामर्श, इन सबको जो है मैं अब रफ कर देना चाहूंगा, क्योंकि जो है मुझे आपको ट्रांसलेट सिखाना है कि ट्रांसलेट कैसे होता है। तो मैं इनको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है,
देखिए, अगर आपको इम्परेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है तो इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको और रखनी होगी। वो क्या कि मैंने आपको बताया है कि भाई इम्परेटिव सेंटेंस में होता ये है कि इसमें सब्जेक्ट होता तो है लेकिन वो लिखा नहीं रहता है, वो तुम या आपके रूप में छुपा होता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ अभी अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में लिखा नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। तो इसमें देखिए, मैंने अभी ढूंढ करके बताया था आपको कि जो जाओ है वो वर्ब है, जो घर है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स, वर्ब है ये और ये ऑब्जेक्ट है, और इसमें एक नई चीज आ गई है, एक नया वर्ड आ गया मत। मैंने आपको बताया था कि मत की जगह पे अगर आप ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना बोलें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हैं धूप में ना खेलो। देखिए इसमें, देखिए स्टूडेंट्स क्या है, इसमें जो दे दीजिए है वो वर्ब है, और एक कप चाय जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ एक और ऑब्जेक्ट है मुझे। ठीक है, और ये कृपया, कृपया क्या है, विनती सूचक शब्द है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए चौथे वाले सेंटेंस में देखिए यहाँ आया है दो। ठीक है, तो यहाँ दो भी वर्ब है, और यहाँ जाने भी वर्ब है, और यहाँ मुझे जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लास्ट वाले सेंटेंस में अगर देखें हम लोग तो यहाँ चले वर्ब है, और ठीक है, आपको लग रहा होगा कि आइए भी वर्ब है, आओ भी वर्ब है, नहीं, यहाँ काम आने का नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ काम आने का नहीं हो रहा, वर्ब केवल चले हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो घर है। तो इन दोनों का मतलब जो एग्जाम्पल नंबर 4 है और एग्जाम्पल नंबर 5 है, इनका मैं जो है आपको अलग से जो है सिखाने का प्रयास करूंगा। इस टाइम नहीं स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको नॉर्मल इंपरेटिव सेंटेंस का जो है अंग्रेजी में अनुवाद कैसे किया जाता है उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, इसी वीडियो में अभी भी लास्ट में मैं जो है इसका भी ट्रांसलेशन, मतलब एग्जाम्पल नंबर 4 का और एग्जाम्पल नंबर 5 का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 पर फोकस करें। देखिए, कभी भी अगर आपको इंपरेटिव सेंटेंस का जो है अंग्रेजी में अनुवाद करना है, देखिए स्टूडेंट्स, तो इसमें एक बहुत ही सरल सा साधारण सा रूल है। सबसे पहले आप क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिख लें। ठीक है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखें और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखें। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मींस कर्म, मतलब कर्म की आपको अंग्रेजी लिखना है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की अंग्रेजी लिखना है। इतना छोटा सा रूल होता है, और इसी के आधार पर आपको, इसी के नियम पर आपको जो है ट्रांसलेट करना। देखिए पहले वाले एग्जांपल पे आइए, देखिए लिख कह रहा है घर जाओ, तो पहले जाओ की अंग्रेजी लिखनी होगी आपको। तो जब जाओ की अंग्रेजी आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, जाओ की अंग्रेजी, जाने की जो अंग्रेजी होती है वो होती है गो। देखिए अब आप सोच रहे हैं कि जाओ के अंग्रेजी गो, नहीं स्टूडेंट्स, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें ओ की मात्रा होती है। ठीक है, लास्ट में ए की मात्रा होती है, मैंने बताया है ना। अब आप देखिए, जब यहां से आप ओ निकाल देंगे तो किसी भी वर्ब में जब पहचान वाला शब्द निकाल देंगे तो ना जोड़ेंगे ना, तो यहां जब ओ निकलेगा तो क्या हो जाएगा, जाना हो जाएगा। तो यहां जाने की अंग्रेजी आपको लिखनी है, वही मैंने लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए वहां पर गो लिखा गया है। तो देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपने लिख लिया, उसके बाद क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखिए। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, घर, तो ये हो जाएगा गो, और उसके बाद टू होम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा गो टू होम। दूसरे एग्जाम्पल पे आइए, देखिए दूसरा एग्जाम्पल है धूप में मत खेलो। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें कह रहा है कि आप जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर सेंटेंस के बीच में या कहीं भी मत या ना शब्द आता है तो नियम में क्या होता है कि जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो मत की अंग्रेजी, ठीक है, या ना की अंग्रेजी जो होती है वो डोंट होती है। क्या होती है, डोंट होती है या डू नॉट होती है। और जब आप ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का, तो उसको जो है डोंट को और ये डू नॉट को आप सबसे पहले लिखेंगे, बाकी नियम यही चलता रहेगा। तो देखिए आपके सेंटेंस में देखिए यहाँ मत आया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, डोंट पहले लिखेंगे। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ डोंट, उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब खेलो है, तो खेलो में से जब वो निकालेंगे तो जो है खेलना हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, खेलने की अंग्रेजी होता है स्टूडेंट्स प्ले, तो ये हो जाएगा प्ले, तो हो जाएगा डोंट प्ले। और उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, धूप में, तो ये धूप में की जो अंग्रेजी इन, और उसके बाद द सन। ठीक है, तो ये हो जाएगा
डोंट प्ले इन द सन। तीसरे वाले एग्जाम्पल पे आइए। देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा वाला एग्जाम्पल है कृपया मुझे 1 कप चाय दे दीजिए। अब देखिए नियम तो यही लगेगा, अब इसमें थोड़ा सा अलग हुआ है। जैसे इसमें मत आया था तो मत की अंग्रेजी पहले लिखे थे, अब जैसे यहाँ कृपया आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कृपया आ गया है तो कृपया की जो अंग्रेजी होती है स्टूडेंट्स, कृपया की जो अंग्रेजी होती है वो होती है प्लीज। क्या होती है? प्लीज होती है। प्लीज भी होती है स्टूडेंट्स, काइंडली भी होती है, काइंडली भी होती है। तो प्लीज या काइंडली में से किसी एक को आप सबसे पहले लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब आपके इंपरेटिव सेंटेंस में कृपया शब्द आया हुआ होगा। तो देखिए इसको भी ट्रांसलेट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको क्या लिखना होगा? सबसे पहले आपको लिखना होगा प्लीज। उसके बाद क्या कह रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? देखिए वर्ब इसमें है क्या? दे देना। तो देने की जो अंग्रेजी होती है स्टूडेंट्स वो होती है गिव। तो आप यहां लिखेंगे गिव। देखिए अब क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट। देखिए अब प्रॉब्लम है ना स्टूडेंट्स, यहाँ 2 ऑब्जेक्ट है, एक मुझे है और एक कप है और चाय है। तो 2 जब ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं? दोनों में से किसी एक को पहले लिख करके फिर ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए मैं आपको सलाह दूंगा स्टूडेंट्स कि पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखें। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो सजीव होता है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो जो निर्जीव होता है। तो आप बताइए, मुझे सजीव है ना, और 1 कप चाय क्या है? निर्जीव है। तो पहले आप मुझे की अंग्रेजी लिखें तो ये हो जाएगा मी। मुझे की अंग्रेजी हो जाएगा मी। देखिए मुझे की अंग्रेजी आई भी होती है, ऐसी बात नहीं कि मुझे की अंग्रेजी आई नहीं होती है, लेकिन वो कब होती है? जब वो सब्जेक्ट फॉर्म में होता है। अभी यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म में है ना, तो इसलिए आप जो है मुझे की अंग्रेजी मी लिखेंगे। बचा क्या है स्टूडेंट्स? 1 कप चाय, दूसरा ऑब्जेक्ट आप लिख दीजिए। तो ये देखिए अ कप ऑफ टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ कप ऑफ टी। तो इसका ट्रांसलेट हो गया प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। देखिए स्टूडेंट्स, तो मैंने तीनों सेंटेंसेस का जो है ट्रांसलेट करके आपको बता दिया कि इनका जो है अंग्रेजी में अनुवाद कैसे किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा सेंटेंस आपको दिखाई दे सकता है जिसमें क्या होगा कि कृपया भी आ जाएगा और मत भी आ जाएगा। तो अगर कृपया आ जाए और मत आ जाए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ नोट कर दे रहा हूं। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 6 है। ठीक है, कृपया वहां, ठीक है, मत जाओ। कृपया वहां मत जाओ। ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि यहाँ मत भी आ गया है और यहाँ कृपया भी आ गया, दोनों आ गए हैं। तो देखिए जब कृपया और मत दोनों आ जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपको कृपया की अंग्रेजी लिखनी है, उसके बाद मत की अंग्रेजी, उसके बाद आपको नियम पे आ जाना है। बस ये इतना काम करना है। तो कृपया की अंग्रेजी जब आप पहले लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। कृपया की अंग्रेजी जब आप पहले लिखेंगे तो प्लीज सबसे पहले लिखना होगा आपको, प्लीज हो जाएगा। ठीक है, और मत की अंग्रेजी लिखना पड़ेगा तो मत की अंग्रेजी क्या लिखना होगा? डोंट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या? उसके बाद तो फिर आपको नियम पे आना है ना। तो नियम क्या कह रहा है? पहले वर्ब लिखिए। तो वर्ब यहाँ कौन है? वर्ब है जाओ। ठीक है, तो जाने की जो अंग्रेजी होती है वो होती है गो। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट्स वहां जगह है नहीं, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। ठीक है, गो, और उसके बाद क्या है? वहां। वहां की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? देयर। तो ये हो जाएगा प्लीज डोंट गो देयर। ये हो गया। तो कृपया और मत अगर दोनों एक साथ आते हैं तो आप उसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद ऐसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, तो मैं एक बार फिर से आपको जो मैंने एग्जांपल्स जो है ट्रांसलेट किए हैं उनको मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए इसमें देखिए पहला एग्जाम्पल है घर जाओ। तो घर जाओ की अंग्रेजी क्या बनी है स्टूडेंट्स? गो टू होम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है धूप में मत खेलो। तो धूप में मत खेलो की जो अंग्रेजी बन के आई है ट्रांसलेशन वाली, देखिए वो क्या है? डोंट प्ले इन द सन। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए मैंने चौथे नंबर और 5वें नंबर के एग्जाम्पल को छोड़ करके रखा हुआ, मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद में समझाने का प्रयास करता हूं। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया अभी, कृपया वहां मत जाओ। मैंने इसमें बताया कि जब कृपया और मत दोनों आ जाएंगे तो सबसे पहले आपको कृपया की अंग्रेजी प्लीज लिखनी है और उसके बाद मत की अंग्रेजी डोंट लिखना। बाकी रूल जो आपके पास है, जो सामान्य नियम है इंपेरेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने वाला, ठीक है, आप उसको ही लिखेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अब इन सबको थोड़ा सा रफ करके और एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 को ट्रांसलेट करने का तरीका आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, फिर मैं इनको रफ कर दे रहा हूं।
ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि मैं जो है आपको जो है ये एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 जो है, जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, वो उनका जो है अंग्रेजी में अनुवाद मैं आपको सिखा सकूं। देखिए स्टूडेंट्स, जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो है मुझे जाने दो। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसको रफ करके। तो मुझे जाने दो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है आओ या आइए घर चलें, ठीक है। तो पहले पहला एग्जाम्पल, उसके बाद दूसरा, ठीक है। मैं 4 को यहाँ पहला बना दिया और 5 को मैं दूसरा बना दे रहा हूं, ठीक है। तो आओ, आओ, ठीक है। आओ की जगह पे आप कभी कभी देखेंगे कि आइए आएगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। और आओ की जगह पे कभी कभी आप देखेंगे कि चलो भी आ जाएगा, और आइए की जगह पे कभी कभी आप देखेंगे कि चलिए आएगा। मैंने पहले ही समझा के रखा हुआ आपको। और उसके बाद घर चले, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है मैं इनका जो है आपको समझाने का अब ट्रांसलेशन प्रयास करता हूं कि इनका जो है अंग्रेजी में कैसे अनुवाद होता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में दो आता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो तो यहां भी आया है, ठीक है। तो जब दो आता है तो आपको थोड़ा सा थिंक होगा कि हम जो है दो की अंग्रेजी या देने की अंग्रेजी गिव लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। जब भी हमें दो मिल जाए, ठीक है, या दीजिए मिल जाए, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग दो या दीजिए की अंग्रेजी गिव लिखें। देखिए कभी कभी गिव नहीं लिखा जाता है, तब क्या लिखा जाता है? तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एक यूज है लेट, ठीक है। और लेट है क्या? लेट एक वर्ब है, ठीक है। लेट क्या है? लेट एक वर्ब है। और जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में दो आ जाएगा स्टूडेंट्स, या देखिए मैंने यहां लिख के रखा है, ठीक है, यहां मैं दीजिए नोट कर दे रहा हूं, क्योंकि यहां दीजिए भी सेट हो सकता है। जैसे मुझे जाने दीजिए भी बन सकता है। तो देखिए जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में दीजिए आ जाए या दो आ जाए, ठीक है, और ये सटा किससे हो? फिर वर्ब से सटा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? वहां पर लेट का यूज हो जाता है। और अगर इंपरेटिव सेंटेंस में आया है तो इंपरेटिव सेंटेंस में भी आपको लेट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं लेट के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, लेट वास्तव में एक वर्ब है, और लेट का तीनों फॉर्म जो है वो लेट और लेट और लेट ही होता है। तीनों फॉर्म का मतलब ये है कि फर्स्ट फॉर्म लेट, सेकेंड फॉर्म लेट और थर्ड फॉर्म भी लेट। और लेट का जो यूज होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस में भी होता है, और लेट का जो यूज होता है वो आपके ट्रांसलेशन में जो है टेंसेस में भी होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ इंपरेटिव सेंटेंसेस में लेट का यूज आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग आप कब करेंगे? जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में दो या दीजिए आएगा, वो सटा किससे होगा? किससे होगा? वर्ब से सटा होगा। तो दो कंडीशन है लेट के यूज होने के इंपरेटिव सेंटेंस में। पहला कंडीशन क्या? ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि सेंटेंस के लास्ट में दो या दीजिए आया हुआ हो, दो या दीजिए आया हुआ हो। दूसरा कंडीशन ये है कि ये मतलब कौन? दो या दीजिए, ठीक है, ये वाक्य में वर्ब से सटा हो। वाक्य में किससे सटा हो? वाक्य में वर्ब से सटा हो। तो फिर जो है लेट का यूज हो जाता है। तो देखिए ये दोनों रूल फॉलो कर रहा है पहला वाला एग्जांपल, मुझे जाने दो या दीजिए वाला, है ना। तो इसमें लेट का यूज होगा। अब देखिए जब आप लेट का यूज इंपरेटिव सेंटेंस में करेंगे, तो इंपरेटिव सेंटेंस का नियम मैंने आपको क्या बताया था? अभी थोड़ी देर पहले ट्रांसलेट करते समय मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इंपरेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और जरूरत अगर पड़ती है किसी अदर वर्ड की तो आप लिख लेंगे, लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए नियम तो यही रहेगा स्टूडेंट्स। बस हम लोग क्या करेंगे कि जो लेट हम लिखेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में, वो मेन वर्ब के स्थान पे करेंगे, ठीक है।
मेन वर्ब के स्थान पे करेंगे तो लेट जो है आप मेन वर्ब के स्थान पर प्रयोग कर दीजिए और बना दीजिए, ट्रांसलेट हो जाएगा। तो देखिए मुझे जाने दो या दीजिए को जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आपको लेट लिखना होगा। क्यों लिखना होगा? क्योंकि इसमें लेट का यूज हो रहा है, मैंने कंडीशंस बताए हैं, सारे कंडीशंस अप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लेट लिखना होगा क्योंकि लेट जो है मेन वर्ब के ही स्थान पे लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे ही तो है, क्योंकि जाना भी वर्ब है। तो आपको मुझे की अंग्रेजी लिखना होगा और अभी ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो मुझे की अंग्रेजी ऑब्जेक्ट फॉर्म में जो होती है वो मी होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स लेट मी हो गया, उसके बाद क्या कह रहा है? अदर वर्ड लिखे। अब अदर वर्ड की तो बात है नहीं यहाँ पर, यहाँ एक और वर्ब आया है। तो जब दूसरी क्रिया यहाँ पर आ गई है तो दूसरी क्रिया देखिए स्टूडेंट्स आप हमेशा लिखेंगे, लेकिन किस फॉर्म में? हमेशा फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखना है दूसरी क्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा लेट मी गो। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता कि अगर यहाँ लिखा होता कि मुझे घर जाने दो, तो आप यहाँ जो है अभी होम भी लिख देते, तो ये हो जाएगा लेट मी गो होम। ठीक है, बन जाता, लेकिन ऐसा है नहीं तो आप करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये मैंने लेट का जो पहला यूज है वो बता दिया आपको। अब लेट का दूसरा यूज कहाँ होता है स्टूडेंट्स? लेट का दूसरा यूज दूसरे एग्जाम्पल में होगा। कैसे होगा? क्या कंडीशंस होता है? देखिए ये कंडीशन यही है कि जब किसी हिंदी वाक्य के प्रारंभ में आपको आओ मिल जाए, क्या मिल जाए? आओ मिल जाए, या आइए मिल जाए, क्या मिल जाए? आइए। कभी चलो भी मिल सकता है तो चलो मिले तब भी, ठीक है, या चलिए मिल जाए, है ना स्टूडेंट्स? अगर आओ, आइए, चलो, चलिए इन चारों में से कोई भी मिल गया तो जान लीजिएगा कि यहाँ पर भी लेट लगेगा। ठीक है, तो इनकी अंग्रेजी लेट ही होती है और ये लगेगी। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा समझिए स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ आओ घर चलें या आइए घर चलें। अब देखिए यहाँ दो लोग हैं, कम से कम दो लोगों का तो सेंस जरूर होगा। क्यों? क्योंकि जैसे अभी आप जो है कहीं बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, या कोई चीज खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, कोई भी जो है आपके पास आता है और वो कहता है कि चलो घर चले, तो बताइए क्या होगा? वहां पर होगा यही कि जो है उसमें यही होगा कि सामने वाला आपसे कह रहा है कि आप भी चलें और सामने वाला भी आपके साथ जाए, तो दो लोग हो गए कि नहीं हो गए? तो दो लोगों के सेंस होने पर क्या होता है कि वहां ऑब्जेक्ट छुप जाता है। और क्या ऑब्जेक्ट छुपा रहता है? ठीक है, वो ऑब्जेक्ट वहां जो छुपा रहता है वो होता है हम और सब। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये है कि अब ये सेंटेंस आओ घर चले जो है ना हो करके ये ऐसा हो जाता है आओ हम सब घर चलें। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम सब जो है वो ऑब्जेक्ट है और नियम यही रहेगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको लेट लिखना है। मैंने आपको बताया कि लेट का जो प्रयोग होगा वो वर्ब के स्थान पे होगा। अब आपने लेट लिख लिया, उसके बाद क्या लिखना? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है? हम सब है, तो हम सब का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वो होता है अस। हम सब की अंग्रेजी बी होती है, लेकिन देखिए बी तो होती है लेकिन वो सब्जेक्ट फॉर्म वाली अंग्रेजी है, ऑब्जेक्ट फॉर्म वाली जो होती है वो होती है अस। ठीक है, तो लेट अस हो गया। उसके बाद एक और क्रिया है इसमें चलने का, तो चलने का मतलब जाना, और जाने का फर्स्ट फॉर्म आप लिखेंगे गो, और उसके बाद घर है तो हो जाएगा होम या हाउस। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेट अस गो होम। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने आप सभी को जो इंपरेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब आपको मैं इसका नरेशन कैसे बना जाता है, नरेशन का मतलब इनडायरेक्ट कैसे बना जाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।